हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज अपन इस वीडियो में सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपका फोकस बस मेरी तरफ होना चाहिए, ध्यान मेरी तरफ। बहुत मजा आएगा, आराम से आपको समझ आएगा। ठीक है, जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो और मेरे साथ बैठ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फोकस रहो। चलो देखो क्या बोलता है सर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स यूनिट 3। देखो सर, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब अपन पहले भी सीख के आए सर। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। अपन प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब पहले भी सीख के आए, प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब है ओनरशिप। तो सर पासिंग ऑफ ओनरशिप की बात हो रही है सर। सर देखो ध्यान देना सर, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हो और एसर्टेन गुड्स हो। हम पढ़ के ऐसा है स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स क्या होता है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया था, पिछले यूनिट में। passes when intended to pass, intended मतलब जब इच्छा होती है। देखो सर क्या बोल रहे हैं सर, where there is a contract for sale of specific or ascertain goods, the property in them is transferred to the buyer at the time as the contract to the party intended to be transferred। जैसे ही दो पार्टी आपस में, ध्यान से सुनना सर, अगर स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है और दो पार्टी जैसे ही एक दूसरे को सर कंसिडरेशन, मतलब जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल है सर, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एकदम सिंपल है सर, एक्स वाई को गुड्स सेल कर रहा है, ठीक है। एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो गुड्स सेल करेगा। सर इस केस में ये जो गुड्स से रिलेटेड ओनरशिप है सर, ये वाई को कब पास होगी? वेरी सिंपल, जब उन लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंट चाहेंगे कि ओनरशिप पास हो जाए, तभी ओनरशिप पास होगी उस गुड्स से रिलेटेड। सर दो पार्टी आपस में बैठ के एग्री करेगी सर, कब कॉन्ट्रैक्ट में लिखेगी कि कब ओनरशिप पास होना चाहिए उस गुड्स के केस में, ठीक है। तब मान लिया जाएगा कि ओनरशिप पास हो गई है। सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओनरशिप कब पास हो रही है। सर ये चैप्टर पूरा इसी ओनरशिप वर्ड पे टिका है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो आपने पहला चीज ये सीखा सर कि कोई भी गुड्स के केस में ओनरशिप कब पास होती है सर, जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लेती है कि कब हम ओनरशिप पास करना चाहते हैं। उसके बाद देखो सर, स्टेजेस ऑफ गुड्स व्हेन पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सर प्लीज ध्यान से देखना, सबसे पहला दिया हुआ है आपको स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट मतलब गुड्स तैयार है सर, आप तुरंत के तुरंत लेके जा सकते हो। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, मैं शॉप वाले के पास गया, शॉप वाले को बोला भैया 5 रुपए वाला पार्ले जी बिस्किट का पैकेट दो। मैंने 5 रुपए दिया, उसने मुझे बिस्किट का पैकेट पकड़ाया तुरंत के तुरंत। तो इस केस में सर स्पेसिफिक गुड्स और डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स तैयार है सर, पार्ले जी का 5 वाला पैकेट तैयार पड़ा है। तो डिलीवरेबल स्टेट में तो सर इस केस में ओनरशिप कब पास होगी? जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो सर, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, स्पेसिफिक गुड्स और डिलीवरेबल स्टेट में अगर गुड्स है तो ओनरशिप सर, ओनरशिप पास हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये ओनरशिप, आप पहले समझो, इससे रिलेटेड आगे लॉ बहुत जबरदस्त है सर, तो ध्यान रखना, ओनरशिप तुरंत पास हो जाएगी। अगला सर, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। अभी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, कुछ ऐसा करना है जिससे उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाएंगे। बहुत सिंपल सर, वेरी सिंपल। मान लो मैंने एक शॉप गया, शॉप वाले को बोला भैया मेरे को ये फ्रिज पसंद आ गया, मेरे को ये फ्रिज चाहिए। वो बोला भैया आप बैठो, आप कॉन्ट्रैक्ट बना लो, मैं आपको ये फ्रिज ना पैक वैक करके पूरा प्रॉपर सब चेक वगैरह करके मैं आपको ये फ्रिज प्रोवाइड करता हूं। तो यहां पर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, कुछ ऐसा करना बचा है, अभी पैकिंग करना बचा है, उसकी टेस्टिंग बची है, उसके बाद वो क्या होगा, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगा। स्पेसिफिक गुड्स है सर, मैंने बता दी कौन सा वाला फ्रिज है, ठीक है, बट यहां पर उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाना है। तो सर ओनरशिप कब पास होगी? सच थिंग इज डन, जैसे ही वो उसे पैक कर लेगा, टेस्ट कर देगा और बायर हैज द नोटिस देयर ऑफ। ए भाई मेरे को बताएगा नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा उसने टेस्टिंग कर ली और पैकिंग हो गई? वो आके बताएगा ना सर आपका गुड्स पैक हो गया, टेस्टिंग कर ली है। तो इस केस में जैसे ही उसने टेस्टिंग कर ली, पैकिंग कर दिया और आके मेरे को बता दिया, बायर हैज द नोटिस देयर ऑफ, तो उस केस में सर ओनरशिप पास हो जाएगी सर। ओनरशिप उस गुड्स की पास हो जाएगी, किसके पास? बायर के पास। अगला देखो सर, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट है, डिलीवरेबल स्टेट में व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर इन ऑर्डर टू एसर्टेन प्राइस। सेलर को कुछ ऐसा करना बचा है जिससे उस गुड्स की प्राइस डिसाइड हो जाए। सर वेरी सिंपल है सर, बहुत सिंपल एग्जांपल है। मैं गया एक जनरल स्टोर में, जनरल स्टोर वाले के पास गया और उसको बोला भैया मेरे को ना क्या बोलते 1 किलो गेहूं दे दो। ध्यान से सुनना, मैंने बोला भैया 1 किलो गेहूं दे दो। वो बोला ठीक है भैया, ठीक है। अब वो मेरे को 1 किलो, सर गेहूं क्या डिलीवरेबल स्टेट में? यस सर, स्पेसिफिक मैंने बता दिया वो वाला गेहूं चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। बात ये है यहां पर सर, जैसे वो 1 किलो गेहूं तौलेगा सर, जैसे ही वो उसका वेट करेगा, जैसे ही वेट करेगा वैसे के वैसे ओनरशिप मेरे पास पास ऑन हो जाएगी। जब तक वो वेट नहीं करता उस गेहूं से रिलेटेड मेरे पास ओनरशिप पास नहीं होगा।
ठीक है। वेटिंग सर ध्यान रखना सर, वो जब तक तौलेगा नहीं तब तक ओनरशिप पास नहीं होगी। तो वो वही बोल रहा है सर सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज द नोटिस देयर ऑफ, उसने वेट कर लिया और मुझे बता दिया सर आपका गेहूं तौल दिया गया है, ये आपका 1 किलो गेहूं। तो इस केस में जैसे ही बता दिया, वेट कर दिया, मेरे को ओनरशिप पास हो गई। स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, अगला देखो सर, गुड्स मस्ट बी एसर्टेन। एसर्टेन मतलब पहचानना। सर मैंने आपको पहले भी सिखाया था, पिछले चैप्टर में इसका एग्जांपल भी दिया था, पिछले यूनिट को भी मैंने पढ़ाया, उसमें एग्जांपल भी दिया है। किसी को नहीं क्लियर है कि स्पेसिफिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन गुड्स क्या होते हैं, तो पहले वहां जाके क्लियर करो, उसके बाद देखना सर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स, अगर अनएसर्टेन गुड्स का है, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर अनलेस एंड अंटिल द गुड्स आर एसर्टेन। सर अनएसर्टेन गुड्स है तो उस केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती सर। अनएसर्टेन गुड्स है, अनएसर्टेन गुड्स मतलब जहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो बट आपको पता ही नहीं है कौन सा गुड्स है, तो उस केस में सर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक आप उसको एसर्टेन नहीं कर लेते, पहचान नहीं लेते। ठीक है, जब तक आप पहचान नहीं लेते कि हाँ यही मेरा गुड्स है, तब तक ओनरशिप पास नहीं होगी। अगला देखो सर, सेल ऑफ, प्लीज ध्यान से देखना, सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। बाय डिस्क्रिप्शन सर ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैंने जनरल स्टोर वाले को फोन किया, प्लीज ध्यान से सुनना, मैंने जनरल स्टोर वाले को फोन किया और मैंने उसको बोला भैया 30 रुपए वाला गेहूं है ना, जो 1 किलो निकाल के रख लेना मेरे लिए। यहां पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया सर, यहां पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है अनएसर्टेन। मैं जाके थोड़ी देखा हूं, मैं जाके थोड़ी पहचाना कि कौन सा वाला गेहूं है सर, जाके मैंने कुछ नहीं किया है। यहां पर सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्राइब किया था, भैया मेरे लिए 30 रुपए किलो वाला 1 किलो गेहूं निकाल देना। तो ये यही बोल रहे थे सर, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स, जो अभी बने नहीं है, बाय डिस्क्रिप्शन सर, बाय डिस्क्रिप्शन and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract। सर इस लाइन, इस वर्ड का बहुत रिलेवेंस है सर, एग्जामिनर यही वर्ड तो चाहेगा आपसे, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड। सर अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड मतलब अगर वो दुकान वाले को मैंने डिस्क्राइब किया था भैया मेरा 30 रुपए किलो वाला 1 किलो गेहूं अलग से निकाल देना, और वो अगर 30 रुपए किलो वाला 1 किलो गेहूं तौल के मेरे लिए अलग से रख देता है, तो जैसे ही वो रख देता है अलग से, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट कर देता है सर, उस केस में जैसे ही वो अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट करेगा, उस गुड से रिलेटेड ओनरशिप मेरे पास पास हो जाएगी। वेरी वेरी सिंपल सर, जैसे ही वो गुड्स को अलग किया तौल के, वैसे ही ओनरशिप मेरे पास में पास हो गई। ठीक है, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ये पढ़ रहे हैं कि सर कब कौन से केसेस में, किन केसेस में क्या गुड्स की कंडीशन रहेगी और ओनरशिप पास होगी। ठीक है, ये था सर, याद रखना अनएसर्टेन गुड्स के केस में भी ओनरशिप कब पास होती है, जब आप डिस्क्राइब कर दो और वो सामने वाला बंदा आपका गुड्स को अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दे। उसके बाद अगला देखो सर, डिलीवरी टू द कैरियर। सर ये कैरियर कौन होते हैं, सर ट्रक वाले ले लो, बेस्ट एग्जांपल है सर ट्रक वाले। अगर सर गुड्स आपने कैरियर को डिलीवर कर दिया, एक बार आपने गुड्स कैरियर को डिलीवर कर दिया, ये देखो सर बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, वेयर द सेलर डिलीवर द गुड्स टू द बायर और टू द कैरियर और टू द अदर बेली, किसी और थर्ड पार्टी को डिलीवर कर दी कि भाई तू बायर को दे देना, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, ताकि बायर तक गुड्स पहुंच गए, एंड डज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। सर ये क्या होता है, डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल? सर ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, इसका आगे पूरा लॉ है, मैं आपको राइट ऑफ डिस्पोजल समझाऊंगा वहां पर अभी आप ये समझ लो कि जो सेलर है, ध्यान से सुनना, सेलर ने ट्रक वाले को गुड्स दिया, राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास नहीं रखा, तो ये मान के चला जाएगा कि गुड्स अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट हो गए टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बायर के पास उस गुड्स से रिलेटेड क्या आ गई है, ओनरशिप आ गई है। जैसे ही आपने कैरियर को दिया, बेली को दिया या गुड्स ट्रांसमिट किया, ये मान लिया जाता है, अगर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखी है तो गुड्स की ओनरशिप किसके पास चले गई है, बायर के पास चले गई है, सिंपल। उसके बाद अगला देखो सर, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। देखो ध्यान से देखो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल या सेल और रिटर्न बेसिस। सर ये अप्रूवल बेसिस होता क्या है, वेरी सिंपल सर, जहां पर हम किसी को कोई गुड्स देते हैं, हम ये बोलते हैं भाई तेरे पास 10 दिन का टाइम है, तू 10 दिन में, सर इसका बेस्ट एग्जांपल आप Amazon और फ्लिपकार्ट ले लो, आपको 15 डेज की रिटर्न पॉलिसी देते हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। सर वो सेल नहीं किए, अभी अप्रूवल बेसिस में आपको माल सेंड किए, गुड्स सेंड किए, हो सकता है 15 दिन में आप गुड्स रख भी लो और हो सकता है रिजेक्ट भी कर दो, तो इसीलिए उसको सेल नहीं बोला जाता। तो देखो क्या बोला है, द प्रॉपर्टी देयर इन। अब इस केस में प्रॉपर्टी कैसे पास होगी सर, वो अब देखना, क्या देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे, वेयर इज सिग्निफाइज इज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। जहां पर मैं सामने Amazon को सिग्निफाई कर देता हूं, हाँ भाई मैं ये गुड्स को यूज करूंगा, एंड डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, उस गुड्स को खोल के यूज करना स्टार्ट कर दिया। मान लो मैंने Amazon से
जस्ट एग्जांपल है, टूथपेस्ट मंगाया और मैं उस टूथपेस्ट को यूज करना स्टार्ट कर दिया, बट ऑब्वियसली बात है मैं गुड्स एक्सेप्ट किया हूं तभी तो यूज करना स्टार्ट किया हूं। दूसरा, इफ इट डज नॉट सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। 15 दिन का टाइम था मेरे पास रिजेक्ट करने के लिए, मैंने वो टूथपेस्ट रिजेक्ट किया ही नहीं सर। अगर 15 दिन के अंदर रिजेक्ट ही नहीं किया तो उस केस में ये मान नहीं रहेगा ना सर कि गुड्स आप रख रहे हो। नहीं तो आप अगर नहीं पसंद आता तो आप क्या करते, रिटर्न कर देते। अगला देखो सर, अगला क्या बोल रहा है, इफ इट डज समथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। अरे बहुत सिंपल है सर, मान लो वो टूथपेस्ट मैंने अमेजोन से परचेज किया था, अब एक कोई पड़ोसी या कोई मान लो रिलेटिव आया, बोले यार ये टूथपेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मेरे को भी बताया यार ये टूथपेस्ट, और वो टूथपेस्ट बोले ये टूथपेस्ट कहीं और मिल नहीं रहा है, क्या तू मुझे ये टूथपेस्ट सेल करेगा, और ये टूथपेस्ट मैंने उसको सेल कर दिया। तो इस केस में बट ऑब्वियस बात है सर, अब मैं कैसे अमेजोन को वापस करूंगा। यही बोल रहा है सर, ही डज समथिंग टू द गुड्स विच इज इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेप्टिंग द गुड्स। सर या तो उसने सेल कर दिया है या तो प्लेज कर दिया। अब सर टूथपेस्ट के केस में प्लेज नहीं बोल सकता, आप गोल्ड ले लोगे तो गोल्ड के केस में प्लेज हो सकता है, गिरवी, प्लेज मतलब गिरवी रखवाना। सर गोल्ड के केस में प्लेज हो सकता है, टूथपेस्ट के केस में थोड़ी प्लेज होगा सर, इसीलिए मैंने सेल वाला एग्जांपल दिया था। आया समझ, वेरी सिंपल सर। उसके बाद अगला पॉइंट देखो सर, अगला पॉइंट दिया हुआ है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। सर ये पॉइंट तो ऐसा है कि समझाने की जरूरत ही नहीं है सर, ये अभी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। हम क्या करते हैं सर, इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो सर, सब्जी वाले। हम सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, हम उसे पैसा देते हैं, तुरंत के तुरंत सर ट्रांसफर और टाइटल भी हो जाता है, तुरंत ओनरशिप भी पास हो जाती है, तुरंत के तुरंत कहानी खत्म हो जाती है सर। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बहुत सिंपल है सर, ये तो आप रोज दिन देखते हो, इसको अलग से समझाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी चीज आप कैश में परचेस करते हो वो इस पे कवर हो जाती है, ठीक है। अगला देखो सर, ये रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। सर प्लीज ये बता दो सर, आपने ऊपर बोला था कि रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल बताएंगे, मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूं सर। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब जहां पर कोई सेलर बायर को गुड्स सेल कर रहा है, पर सेलर को लग रहा है साला बायर चोर है, पैसे नहीं देगा, नियत पे खोट लग रही है, डाउट हो रहा है, तो उस केस में सेलर क्या करेगा, सेलर बोलेगा सुन मैं तेरे को गुड्स तो दे रहा हूं, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को गुड्स तो दे दूंगा, पर एक बात याद रखना सर, इस गुड्स से रिलेटेड राइट ऑफ डिस्पोजल मैं अपने पास रखता हूं। तो बायर पूछेगा मतलब कल के दिन जब मन होगा ये गुड्स मैं वापस ले सकता हूं, अभी तेरे पास ओनरशिप इस गुड्स की पास नहीं हुई है। तो बायर बोला वो पास कब होगी, जब मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लगाऊंगा और वो कंडीशन को तू कंप्लाई कर लेगा। एग्जाम्पल कंडीशन ये थी कि सर आप मुझे पैसा दोगे सर, आपने पैसा अगर 1 महीने के अंदर नहीं दिया तो सर इस केस में मैं वो गुड्स वापस ला सकता हूं और फिर सेल कर सकता हूं सर। राइट ऑफ डिस्पोजल, आप उस गुड्स से रिलेटेड अपने पास राइट रख लेते हो सर, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। आया समझ, वेरी सिंपल सर। स्टूडेंट कुछ लोग इस पे कंफ्यूज भी होते हैं। द राइट ऑफ डिस्पोजल टू सिक्योर द प्राइस, देखो प्राइस इज पेड बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर। सर प्रॉपर्टी यहां पास ही नहीं हुई है सर, ओनरशिप अभी भी किसके पास है सर, सेलर के पास। सेलर में रिजर्व द राइट अंटिल द सर्टेन कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड, इवन इफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर होगी। अब देखो क्या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पर अपन राइट ऑफ डिस्पोजल यूज कर सकते हैं सर। देखो सबसे पहला दिया हुआ है, इफ द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरियज। हमने रेलवे वाले को दिया भैया कि इसको बायर तक डिलीवर कर देना, एंड बाय द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट, एज द केस में भी द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर। सर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर। रेलवे वाला गुड्स लेके गया बायर को डिलीवर करने के लिए, पर यहां पर बायर ने बोला तू तब तक डिलीवर नहीं करेगा जब तक मैं तेरे को ऑर्डर ना कर दूं कि बायर को डिलीवर कर दे। इस केस में वो गुड्स से रिलेटेड ओनरशिप तब तक पास नहीं होगी जब तक सेलर बोल नहीं देता रेलवे वाले को कि भाई वो गुड्स बायर को दे दे। भले ही यहां पर अपन ने कैरियर को दे दिया गुड्स, अपन पढ़ के आए थे ऊपर की ट्रांसपोर्टर को जैसे ही गुड्स देते हैं सर बायर के हाथ में ओनरशिप आ जाती है, बट सर यहां पर अगर आप राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखते हो, आप रेलवे वाले को बोलते हो भाई जब तक मैं ना बोलूं तब तक तू बायर को गुड्स नहीं देगा, तो इस केस में ये मान के चल जाता है कि आप राइट ऑफ डिस्पोजल रखे हो। बेसिकली ये इसलिए करते हैं सर क्योंकि हम चाहते हैं कि बायर जब गुड्स लेने आए तो सबसे पहले पैसा दे दे और उसके बाद वो गुड्स को पिकअप कर ले, नहीं तो हमारा पैसा डूबने के चांसेस रहते हैं। द सेलर विल बी प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। आया समझ। अब सर दूसरा केस देखो सर, दूसरा क्या दे रहा है, where the seller draws a bill on the buyer for the price and send to him the price of exchange together with the bill of lading or the railway receipt, कुछ भी। The buyer must return the bill of lading if he does not accept to pay the bill। बहुत सिंपल है सर, एकदम सिंपल है सर। सेलर ने बायर को बिल दिया, ठीक है, बिल समझ लो, रेलवे रिसिप्ट कुछ भी समझ लो, वो दिया कि तू भैया इसको एक्सेप्ट कर और एक्सेप्ट करके मुझे वापस कर कि तू मुझे पेमेंट करेगा।
अब वो बिल को अगर साइन ही नहीं कर रहा है, अगर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, आपको नहीं लगता सर अगर वो बिल साइन नहीं कर रहा है और एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसकी नीयत पे खोट है? और अगर उसकी नीयत पे खोट है तो आप सोचो ना सर, मैं क्यों उस गुड से रिलेटेड ओनरशिप पास होने दूंगा सर? इस केस में इसीलिए ये सेलर बोलता है कि मैं जहां पर बिल ड्रॉ कर रहा हूं, अगर तूने उस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया तो उस गुड से रिलेटेड तेरी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, तेरे पास ओनरशिप नहीं आएगी। तू अगर उस बिल को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद मुझे रिटर्न किया, तभी उस गुड से रिलेटेड ओनरशिप तेरे पास आएगी। आया समझ? ये दो केसेस थे जहां पर अपन राइट रिजर्व कर सकते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल। सर इनके अलावा कोई और केस नहीं सर, इनके अलावा जनरली हम कोई और केसेस में राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखते हैं, रिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, ये दो बेसिक केसेस है, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ डिस्पोजल और व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जहां पर आप राइट ऑफ डिस्पोजल रखोगे? तो सर ये दो केसेस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात ये आती है सर, आप इतनी देर से सर प्रॉपर्टी वर्ड, ओनरशिप वर्ड पे फोकस कर रहे थे। रीजन क्या था सर? रीजन ये था सर, देखो रिस्क, सर प्लीज ध्यान दो, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, अभी अपन समझे प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब होता है ओनरशिप। इन्होंने बोला रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, मतलब जो गुड्स का ओनर उसी की रिस्क, जो गुड्स का ओनर उसी की रिस्क, एकदम ब्लड में बैठा लो सर। जो गुड्स का मालिक उसी की रिस्क, मतलब कल के दिन उस गुड्स से रिलेटेड कोई भी लॉस होगा तो कौन बियर करेगा सर? जो मालिक है। अरे बट ऑब्वियस बात है यार, जो मालिक होगा वही तो बियर करेगा। तो वही बोल रहा है सर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कुछ और ना लिखा हो कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ और ना लिखा हो, द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इन ट्रांसफर टू द बायर, जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। बट व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क। किसके रिस्क में रहेगा? बायर्स रिस्क। वेयर द डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट, फर्क नहीं पड़ता गुड्स उसे डिलीवर हुआ है कि नहीं, बट एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई बायर के नाम पे, अब किसकी जिम्मेदारी? बायर की। ठीक है, द फॉलोइंग द एफोरसेड रूल इज हाउएवर सब्जेक्ट टू टू क्वालिफिकेशन। दो क्वालिफिकेशन क्या है देखो, सबसे पहला, इफ द डिलीवरी हैज बीन डिफॉल्टेड बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर टू और द बायर द गुड शैल बी एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट। सर बहुत सिंपल सी बात है, मान लो अगर सेलर गुड्स डिलीवर करना चाहता था, बायर डिलीवर करने नहीं दे रहा है, तो फिर यहां तो बायर की फॉल्ट है और फिर उस केस में सर बायर लायबल होगा। मान लो सेलर, मान लो बायर गुड्स लेना चाहता है बट सेलर डिलीवर ही नहीं करना चाहता है, सेलर ही नहीं डिलीवर करना चाहता है, तो उस केस में फिर सर सेलर की लायबिलिटी रहेगी, उसका रिस्क रहेगा। एकदम सिंपल है सर, जो पार्टी फॉल्ट करती है फिर उसका रिस्क हो जाएगा। या फिर द ड्यूटीज एंड द लायबिलिटीज ऑफ द सेलर और द बायर एज द बेली ऑफ गुड्स फॉर द अदर पार्टी रिमेन अनअफेक्टेड इवन द रिस्क हैज बीन पास जनरली। बहुत सिंपल सी बात है सर, एकदम सिंपल सी बात है, आप ध्यान से सुनना, आराम से समझ आएगी। सेलर ने बायर को गुड्स ट्रांसफर करना था, ठीक है, सेलर अगर गुड्स बायर को ट्रांसफर करता है और बायर को किसी थर्ड पार्टी को देना था ये गुड्स, तो इस केस में अगर मान ले सेलर बायर को गुड्स ट्रांसफर नहीं करता या ओनरशिप नहीं भी ट्रांसफर होती और जो थर्ड पार्टी है, क्या वो थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आ सकती है? यस आ सकती है। द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर और बायर एज अ बेली ऑफ गुड्स। किस बेली मतलब, मैंने आपको पिछले में समझाया, पिछले फर्स्ट यूनिट में ही समझाया सर बेलमेंट क्या होता है, जहां पर हम किसी को कोई पर्पस के लिए गुड्स देते हैं। फॉर द अदर पार्टीज रिमेन अनअफेक्टेड इवन व्हेन द रिस्क हैज बीन पास जनरली। सर हो सकता है मान लो सेलर बायर को ट्रांसफर करता, बायर किसी थर्ड पार्टी को, तो इस केस में भले ही ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया होगा बायर को, बट अगर वो गुड्स थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना है तो आपको करना पड़ेगा, फिर थर्ड पार्टी उस चीज के लिए रिस्क लेगा सर, थर्ड पार्टी लायबल हो जाएगा। आया समझ? रिस्क हैज बीन पास जनरली, भले रिस्क पास हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, फिर वो थर्ड पार्टी के पास चल जाएगा। वेरी सिंपल। उसके बाद सर अगला बहुत इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और पूरे पॉइंट्स लिखने को आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। पहले तो आप समझो ये होता क्या है, बहुत सिंपल है, आराम से समझना। ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप टाइटल, ठीक है, ओनरशिप पास होना, टाइटल ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सर जैसा सेलर का टाइटल है, अगर सेलर अच्छा पर्सन है तो जो पर्सन उससे बाय कर रहा है वो भी अच्छा है। अगर सेलर का टाइटल गुड है तो बायर जो उससे परचेस कर रहा है उसका भी टाइटल गुड होगा। सर सेलर का अगर टाइटल डिफेक्टिव है, चोर है, तो सर बायर जो उससे परचेस कर रहा है वो भी चोर कहलाएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल सर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल वेरी सिंपल सर, वेरी वेरी सिंपल सर, जैसा सेलर का टाइटल वैसा ही बायर का टाइटल, ठीक है। इसको सर आपको एग्जाम में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमो डेट क्विड नॉन हैबिट which means that no one can give what he does not
है। सिंपल सी बात है सर, ये चोर है तो ये भी चोर है जो इससे परचेस कर रहा है, ये अच्छा था तो ये भी अच्छा रहेगा जो इससे परचेस कर रहा है। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल ही हिमसेल्फ एज। आप अगर चोर हो तो सामने वाला जो आपसे परचेस कर रहा है वो भी चोर है। सर मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके फिर कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं सर। सर आप बोलोगे एक्सेप्शंस मतलब क्या होगा? एक्सेप्शंस मतलब वो केसेस, ध्यान से सुनना, एक्सेप्शंस मतलब वो केसेस जहां पर जो पर्सन सेल कर रहा है भले उसका टाइटल डिफेक्टिव है, बट जो बंदा परचेस कर रहा है उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा। सर एक्सेप्शन मतलब हम ये बोलेंगे जहां पर जो पर्सन सेल कर रहा है भले उसका टाइटल डिफेक्टिव है, बट जो परचेस कर रहा है उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा, एक्सेप्शन। सर प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। सर सबसे पहला दिया हुआ है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। बहुत सिंपल सी बात है सर, बहुत सिंपल सी बात है। मान लो आपका बिजनेस है, मान लो एक सेलर है, उसका बिजनेस है, उसके बिजनेस में एक एजेंट बैठा हुआ है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो एक्स है, एक्स के बिजनेस में एक एजेंट, एक्स का एक एजेंट है, ठीक है। एक्स ने ए को कोई पावर नहीं दिया सेल का, ठीक है। वाई आया शॉप में, वाई आया तो ए ने वाई को गुड्स सेल कर दिया। सर एक्स ने ए को कोई पावर नहीं दिया था गुड्स सेल करने का, ठीक है। और ए जब वाई आया उसकी शॉप एक्स की, तो ए ने उसे गुड्स सेल कर दिया। सर यहां पर ए का टाइटल डिफेक्टिव है सर, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं था सेल करने का। पर सर एक बात बताओ ना, वाई को कैसे पता रहेगा कि सर ए के पास पावर है कि नहीं सेल करने का? वो तो ये समझेगा ना सर दुकान में बैठा है मतलब माल बेच सकता है, मैं इससे ले सकता हूं। तो सर अगर नहीं था तो ए को बताना चाहिए था। अब वाई बोलता है सर कि मेरा टाइटल डिफेक्टिव क्यों होगा, यहां ए की गलती है, ए को नहीं सेल करना चाहिए था ना। तो गवर्नमेंट ने बोला, ध्यान से सुनना, लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है सर, सिंपल है, वेरी सिंपल। लॉ ये बोलता है वाई तेरा टाइटल डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा प्रोवाइडेड दो बातें, सॉरी, प्रोवाइडेड दो बातें। दो बातें क्या है? सबसे पहला गुड फेथ। सबसे पहला बायर ने जो वाई है उसने गुड फेथ में खरीदा है, प्लस विदाउट नॉलेज, ठीक है। सबसे पहला है गुड फेथ, दूसरा है विदाउट नॉलेज। अगर वाई ने गुड्स खरीदा है ए से गुड फेथ में, उसे नहीं पता था सर, वो तो अच्छी नीयत से गुड खरीदा, प्लस विदाउट नॉलेज, उसे पता ही नहीं था कि सर ए के पास पावर नहीं है सेल करने का, तो इस केस में भले ही इसका टाइटल, ए का टाइटल डिफेक्टिव है, ठीक है, पर वाई का टाइटल अच्छा रहेगा, गुड रहेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दो कंडीशन सर, गुड फेथ और विदाउट नॉलेज। अब मैं आपको दिखाता हूं सर, यही चीज दी हुई है, देखो सर, इफ इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स सर एजेंट विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, ठीक है, एक्स के क्या बोलते हैं कंसेंट से, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो सेल कर रहा है, एंड बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ, बायर तो गुड फेथ में काम किया है, एंड नो नोटिस ऑफ द फैक्ट, उसे नोटिस ही नहीं है, विदाउट नॉलेज। तो इस केस में भले ही सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, बट बायर का टाइटल क्या माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक। उसके बाद देखो सर, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, बहुत सिंपल है सर, एकदम सिंपल है। एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई दोनों जॉइंट ओनर थे, ठीक है, इन्होंने सेल कर दिया सर जेड को। मान लो एक्स और वाई जॉइंट ओनर थे, सेल की राइट सिर्फ एक्स के पास थी, वाई के पास परचेज की राइट थी, ठीक है। अब वाई ने मान लो जेड को सेल कर दिया, सर क्या कर सकता था? नहीं कर सकता था। पर क्या सर जेड को पता है क्या सर? नहीं सर, जेड को ये चीज पता ही नहीं और पता लग भी नहीं सकती। तो इस केस में सर, इस केस में भले ही वाई का टाइटल डिफेक्टिव है, पर जेड का टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा, प्रोवाइडेड गुड फेथ प्लस विदाउट नॉलेज, ठीक है। प्रोवाइडेड गुड फेथ और विदाउट नॉलेज, यही लिखा हुआ है सर, ये देखो, गुड फेथ और उसको नॉलेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको नॉलेज है कि वाई सेल नहीं कर सकता था तो फिर वो परचेज ही क्यों किया? फिर वाई का टाइटल डिफेक्टिव क्यों होगा? और अगर वाई का टाइटल डिफेक्टिव रहा तो जेड का भी रहेगा सर। आया समझ? उसके बाद अगला देखो सर, सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अरे ये तो और सिंपल है सर, और सिंपल है, बहुत सिंपल सर। मान लो मैंने किसी को मारा पीटा और उसके सोने की चेन लेके आ गया, अब वो सोने की चेन में पहना हुआ हूं, तो एक पर्सन मेरे पास आया कि क्या भाई ये सोने की चेन तेरी अच्छी लग रही है, बेचेगा क्या? इस केस में सर मैं तो ओनर था ही नहीं, क्योंकि मैंने तो किसी से गलत तरीके से लेके आया था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
अंडर कोशन, फ्रॉड, मिस्टेक, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं गुड्स लेके आया था, अब मैं किसी और को सेल कर रहा हूं, यहां मेरा टाइटल तो डिफेक्टिव है, बट जिसको मैं सेल कर रहा हूं उसका टाइटल भी डिफेक्टिव होगा, प्रोवाइडेड अगर वो गुड फेथ और विदाउट नॉलेज खरीदा होगा तो सर उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा, भले ही मेरा टाइटल डिफेक्टिव है। वेरी सिंपल। उसके बाद अगला देखो सर, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजीशन देयर ऑफ। सर मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, एकदम सिंपल है सर। एक्स ने वाई को टीवी बेची, ठीक है, एक्स ने वाई को टीवी बेची, वाई एक्स को बोला भाई अभी टीवी तू अपने पास रख, मैं कल इसको लेके चले जाऊंगा। अब एक्स ने क्या किया, यही टीवी सेम जेड को बेच दी। इस केस में सर एक्स के पास पोजीशन था, वाई के पास ओनरशिप हो गई थी, ठीक है, वाई के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में था, ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो गई थी, डिलीवरी लेके नहीं गया था ना, नेक्स्ट डे लेके जाता। अब यहां पर क्या किया, एक्स ने यही टीवी जेड को बेच दिया, तो इस केस में सर एक्स का टाइटल तो डिफेक्टिव है, प्रोवाइडेड सर अगर जेड गुड फेथ, ठीक है, और विदाउट नॉलेज, गुड फेथ और विदाउट नॉलेज अगर खरीदता है तो सर जेड का टाइटल यहां डिफेक्टिव नहीं होगा, भले ही एक्स का टाइटल डिफेक्टिव है क्योंकि एक्स ने गलत काम किया है। आया समझ, यही बोल रहा है सर। सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजीशन देयर ऑफ। अगला पॉइंट देखो सर, सेल बाय ओनर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज बीन वेस्टेड। अरे ये तो और खतरनाक है, ध्यान से सुनना सर, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो एक्स ने वाई को गुड्स सेल किया, ठीक है, एक्स ने वाई को गुड्स सेल किया, ठीक है, और हायर परचेज में किया, हायर परचेज में किया तो इस केस में वाई के पास अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, वाई के पास ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर होगी। वाई ने क्या किया, यही गुड्स जेड को सेल कर दिया और बताया ही नहीं कि भाई मेरे पास अभी ओनरशिप नहीं है, रजिस्टर्ड ओनरशिप नहीं है, बिना बताए, बिना एनओसी लिए हुए, नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट लिए बिना जेड को सेल कर दिया। तो इस केस में सर वाई का टाइटल तो डिफेक्टिव है, जेड का टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा, प्रोवाइडेड गुड फेथ प्लस विदाउट नॉलेज। ये बात कॉमन है सर, गुड फेथ और विदाउट नॉलेज, ये याद रखना सर। अगला देखो सर, इफेक्ट ऑफ स्टोपल। स्टोपल मतलब कोई ऐसा कंडक्ट कर रहा है जिससे लग रहा है कि वो क्या है, उस गुड्स का मालिक है, और जब कोई उसे परचेस, सर एकदम सिंपल एग्जांपल, सर एक्स ने एक डॉग को अपने हाथ में रखा था, उसको चला रहा था, घुमा फिरा रहा था, ठीक है, और ये डॉग एक्स का नहीं था सर, ये डॉग वाई का था सर, ये वाई का डॉग था, पर एक्स उसे लेके घुमा फिरा रहा था, ठीक है, और इसके पास ना जेड आया कि भैया ये डॉग सेल करोगे क्या, अच्छा लग रहा है, और एक्स ने ये डॉग सेल भी कर दिया जेड को। तो इस केस में सर अब जेड को लगा देख के कि सर ये क्या बोलते हैं, डॉग अगर चला फिरा रहा है, इसकी बात सुन रहा है, तो बड़ा ऑब्वियस बात है एक्स ही मालिक है। नहीं था तो बता देना चाहिए था कि भैया मैं मालिक नहीं हूं, वाई मालिक है, नहीं बताया, इसने जेड को सेल कर दिया, तो इसका टाइटल तो डिफेक्टिव है। पर इसका टाइटल अगर जेड का टाइटल अच्छा हुआ, प्रोवाइडेड गुड फेथ प्लस विदाउट नॉलेज, क्योंकि अगर इसे नॉलेज है तो वो खरीदा क्यों, फिर तो वो वाई से बात करेगा। आया समझ, यही दिया हुआ है सर, इफेक्ट ऑफ स्टोपल। अगला देखो सर, सेल बाय एन अनपेड सेलर। सर बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। मान लो एक्स ने वाई को गुड सेल किया, बहुत सिंपल है सर, एक्स ने वाई को गुड सेल किया, ठीक है, और उधारी में सेल किया। अब उधारी है तो वाई को इसको एक महीने में पैसा वापस करना चाहिए, वाई ने एक्स को पैसे वापस नहीं किए, ठीक है, और अब हुआ ये कि एक्स ने ना वाई को पूरे गुड्स नहीं दिए थे, 100 गुड्स देना था, 50 दिए थे, 50 देना बचा था। अब एक्स क्या हो गया, अनपेड सेलर हो गया, भाई इसे तो पैसा नहीं मिला है, तो ये 50 गुड्स एक्स ने क्या किया, किसी और जेड को सेल कर दिया। तो इस केस में सर ओनरशिप किसके पास थी, वाई के पास, सर एक्स को नहीं सेल करना चाहिए था। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो, सर एक बात बताओ, अगर मान लो एक्स राइट ऑफ डिस्पोजल रख लेता तो क्या वो सेल कर लेता? यस, अगर वो राइट ऑफ डिस्पोजल रख लेता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसने राइट ऑफ डिस्पोजल भी नहीं रखी थी, तो सर ये 50 गुड्स ये जेड को कैसे सेल कर दिया? ये सेल नहीं कर सकता था 50 गुड्स। इस केस में जो गुड्स इसने 50 गुड्स सेल कर दिया है, जो उसके पास पड़ा हुआ था, तो सर इसका टाइटल तो डिफेक्टिव है, ठीक है, बट जेड का टाइटल अच्छा होगा, प्रोवाइडेड गुड फेथ प्लस विदाउट नॉलेज। आया समझ, एकदम सिंपल। उसके बाद अगला देखो सर, सेल अंडर अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सर और भी कुछ है, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर, या फिर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फाइंडर ऑफ गुड्स। सर कोई फाइंड किया गुड्स, ये सब हम समझ के हैं। सेल बाय पॉनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर। सर पॉनी कौन होता है? पॉनर, पॉनी प्लेज के केस में कोई चीज गिरवी रखवाते हैं, उस केस में सर जिसके पास हम गिरवी रखवाते हैं, अगर आप उसकी गिरवी का पैसा नहीं देते हो तो वो सर सेल कर सकता है, भले वो ओनर नहीं है, वहां पर उसका गुड टाइटल माना जाएगा, और प्रोवाइडेड वो जिसको सेल कर रहा है उसका भी गुड टाइटल होगा, जो परचेस करेगा, ठीक है।
सिंपल सर। उसके बाद अगला टॉपिक देखो सर, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी, सर ये हम पढ़ के आए सर, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सर सेलर से बायर के पास, हमने डिलीवरी के टाइप्स भी पढ़े हैं सर, बहुत सिंपल है सर। उसके बाद अगला देखो सर, याद है ना, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक, तीन टाइप की डिलीवरी। इसके बाद है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन। कॉन्करेंट मतलब तुरंत तुरंत, भैया मैं पैसे दूंगा वो मुझे गुड्स डिलीवर करेगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना बोले, हमेशा याद रखना, जब तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ना बोले ये माना जाएगा कि दोनों चीजें तुरंत तुरंत होगी। अगर तुरंत तुरंत नहीं करना है तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दो। जब तक कुछ ना बोला जाएगा ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीजें तुरंत होगी, और अगर नहीं है तो आप सामने से बोल दो, ठीक है। उसके बाद देखो सर, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब बहुत सिंपल है सर, बहुत ध्यान से, एकदम सिंपल सिंपल एंडिंग का लॉ है। देखो सर, सबसे पहला डिलीवरी पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। अब भी अपन ने पढ़ा है डिलीवरी वर्ड का मतलब क्या होता है। पर सर अगला देखो, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, बहुत सिंपल है सर। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, अगर जितना गुड्स डिलीवर हुआ है सर उतने ही गुड्स की ओनरशिप पास ऑन होगी, उतने ही गुड्स से रिलेटेड ट्रांसफर होगा टाइटल। जितना गुड्स डिलीवर नहीं हुआ है उतने गुड्स से रिलेटेड ओनरशिप और प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। सर डिलीवरी के लिए कौन अप्लाई करता है सर, ये याद रखना सर, बायर अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए, सेलर कभी लायबल नहीं होता सर, ठीक है। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी सर, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दो। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है कि कहां डिलीवर होना है तो सर फिर एक तो डिपेंड करता है सर कि कहां पर रीजनेबल प्लेस, जनरली बिजनेस प्लेस होती है, ये तो पार्टी के इंटेंशन से भी समझ आएगा कि कहां पर डिलीवर करना है। अगला है सर टाइम ऑफ डिलीवरी। सर सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दो, और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तो सर रीजनेबल टाइम होगा। सर गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, अगर गुड्स थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो बायर को एक्नॉलेज कर दो कि भाई मेरा जो गुड्स तेरे को चाहिए वो गुड्स मेरे पास नहीं है, वो गोडाउन में रखा है। याद करो तो सिंबॉलिक डिलीवरी ऐसी होती थी सर, जहां पर गुड्स को हम बोल देते थे भाई, सॉरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यही होती थी जहां पर हम ये बोल देते थे कि भाई देख वो गोडाउन में पड़ा हुआ है, तू चाहे अभी मैं गुड्स होल्ड करता हूं, मैं तेरे को सेल कर रहा हूं और वो तेरे भी आप में गुड्स रखेगा। गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। उसके बाद है सर टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। सर जनरली रीजनेबल आवर होता है सर, या तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दो, नहीं तो रीजनेबल आवर। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी कौन बियर करेगा सर, बॉर्न बाय द सेलर। सर बॉर्न बाय द सेलर, पर अगर सेलर आपको सामने से बोल दे या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे कि बायर बियर करेगा तो फिर बायर बियर करता है, ठीक है, वेरी सिंपल। अगला है सर डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, एकदम ध्यान से सुनना। मान लो मैंने 100 गुड्स का ऑर्डर किया था और उसने मुझे 150 गुड्स डिलीवर किए, मेरे पास ऑप्शन क्या है सर, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पूरे 150 क्या कर दूं, रिटर्न कर दूं। मेरे पास ऑप्शन क्या, रिटर्न कर दूं, या तो इसमें से 100 एक्सेप्ट कर लूं, 50 रिटर्न कर दूं, एक्सेप्ट रिटर्न, या तो फिर सर पूरे के पूरे 150 एक्सेप्ट कर लूं। मेरे पास ऑप्शन है सर। दूसरा केस, मान लो उसने, मैंने 100 का ऑर्डर किया था, उसने मुझे सिर्फ 50 गुड्स डिलीवर किए, फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, 50 को मैं एक्सेप्ट कर लूं, ठीक है, 50 को मैं रिजेक्ट कर दूं, सिंपल। या तो सर मैं ये बोल सकता हूं कि सिंपल है, तू अभी, ये अपन जब 50 एक्सेप्ट करते हैं तो हम दो बातें हो सकती है सर, या तो 50 एक्सेप्ट करे, बचा 50 का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दे, या तो हम 50 एक्सेप्ट करके ये बोले कि 50 का जो बचा हुआ है वो बाद में दे देना, ठीक है, वो बाद में दे देना चलेगा। तो सर ये हमारे पास ऑप्शन होता है, कम या ज्यादा, रॉन्ग क्वांटिटी। सर मैंने आपको दोनों केस समझाया सर, ज्यादा और लेस क्वांटिटी, ये दोनों केस मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। सर जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना बोले, एक चीज हमेशा याद रखना कि सर सेलर ड्यूटी बाउंडेड है कि वो एक बार में पूरे गुड्स डिलीवर करेगा और बायर पूरे एक बार में एक्सेप्ट करेगा। सर कॉन्ट्रैक्ट में लिख के उन लोग इंस्टॉलमेंट पे, लॉट्स पे ले सकते हैं, बट अगर जब तक कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना मेंशन करेगा, सेलर पूरे गुड्स डिलीवर करेगा और बायर पूरे गुड्स लेगा, ठीक है। डिलीवरी टू द कैरियर, ये हम पहले भी सीख के हैं सर, ये जैसे ही हम डिलीवर करते हैं कैरियर को, सर जैसे ही ट्रक वाले को देते हैं, ट्रांसपोर्टर को देते हैं, ये मान के चल जाता है कि बायर को गुड्स मिल गया। अगला देखो सर, डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, रास्ते में गुड्स खराब हो गए तो बायर की ड्यूटी, बट ऑब्वियसली बात है सर, क्योंकि बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है जैसी कैरियर को दिया गया है। अगला देखो सर, बायर राइट टू एग्जामिन द गुड्स। सर कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई गुड्स डिलीवर कर रहे हो, सर बायर के पास उस गुड्स को चेक करने की राइट्स है। भाई अगर उसे चेक नहीं करने देगा, तू बोला भाई मान ले गेहूं भेज रहा है, और मान ले गेहूं के बदले अगर मान ले तू उसमें बम भेज दिया, तो सर तो बायर के पास एक बार तो राइट होगी कि वो उस गुड्स को एग्जामिन कर सके, चेक कर सके, ठीक है। उसके बाद सर देखो, रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सर, एकदम सिंपल। एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर इंटीमेट टू द सेलर ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। बायर सामने से बोल दिया, हाँ भाई मैं तेरा गुड्स रख लिया। डज एनी एक्ट
विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर। सिंपल सी बात है सर, कुछ ऐसा करता है जिससे लग रहा है कि उसने गुड्स एक्सेप्ट करी है, किसी को प्लेज कर दिया है, किसी को सेल कर दिया है। सिंपल। रिटेन द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम। मैंने बोला था भैया 1 महीने के अंदर बता देना, बताया ही नहीं, तो भी ये मान लिया जाता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स हो गई। बहुत सिंपल है सर, ये बहुत सिंपल है। उसके बाद सर, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। प्लीज ध्यान देना सर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। जब तक कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ ना बोले सर, ये बात ये होती है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम हैविंग द राइट टू डू सो, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर बट इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट टू द सेलर दैट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम। सिंपल सी बात है सर, सेलर ने मुझे गलत गुड्स, बेकार गुड्स, खराब गुड्स भेज दिए। अब बायर देखा उसको, अरे यार ये तो खराब है, बेकार है, वो रिटर्न नहीं करेगा सर जब तक सही गुड्स उसको वापस नहीं मिलते। वो किसको बता देगा? सेलर को बता देगा। बहुत सिंपल है सर, सही गुड्स मिलेगा तो वो खराब वाला भी गुड्स वापस कर देगा। ठीक है। उसके बाद देखो सर, लायबिलिटी ऑफ अ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब सेलर गुड्स डिलीवर करना चाहता है बायर को, बट बायर बोल रहे नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे को डिलीवर मत कर, बाद में डिलीवर कर देना। इस केस में अगर गुड्स को कुछ भी होता है तो फिर बायर लायबल रहेगा, क्योंकि सेलर अपने ऑब्लिगेशन से क्या बोलते हैं, अपने ऑब्लिगेशन को कर चुका है सर, परफॉर्म कर चुका है। उसका ऑब्लिगेशन क्या था? गुड्स डिलीवर करना। आप उसे रोक रहे हो। अगर आप उसे रोक रहे हो तो उस केस में आप लायबल हो जाओगे गुड्स के लिए। कल के दिन सेलर उस गुड्स के लिए कोई लायबल नहीं रहेगा, कोई लॉस के लिए लायबल नहीं रहेगा। आया समझ फ्रेंड्स? ये पूरा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया है। कोई भी डाउट आए चैप्टर में, कोई पॉइंट ना समझ आए, आप बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछो। जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। रीजन ये है सर, आगे अभी हमें लॉ का यूनिट का 4th चैप्टर भी पढ़ना है, प्लस इसके बाद पार्टनरशिप है, फिर एलएलपी है, फिर कंपनी है, और फिर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। और हमें यह भी देखना है सर कि कैसे हम उस पेपर्स को सॉल्व करेंगे सर, क्या हमारा केस स्टडीज लिखने का तरीका होगा। ठीक है, चलो जितना हो सके शेयर करो, कोई चीज लगे बिंदास पूछो। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।